like a Hellcat. तो गाइज अभी तक हमने कहानी में देखा है कि शॉन हमारी कहानी का फर्स्ट में लीड है, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होता है। वो अकेले अपने ग्रैंडपा के घर में रहता है। उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड होती है जो कि सॉर्ट ऑफ उसकी फर्स्ट लव भी होती है। ये दोनों इतने क्लोज होते हैं कि अक्सर लोग उन्हें कपल समझने की भूल कर देते हैं। कहानी में सेकेंड में लीड भी है जो कि शॉन का गुड फ्रेंड होता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शॉन के घर के बाहर 4 अनजान लोग इकट्ठा हो गए होते हैं और सबके सब खुद को शॉन का फ्रेंड बताते हैं। मीनवाइल शॉन अभी फिलहाल अपनी ब्लाइंड डेट डेस्टिनेशन पे पहुंचा होता है। तभी उसके सामने से एक सुंदर कन्या गुजरती है। शॉन मन ही मन तमन्ना करता है कि काश मेरी भी गर्लफ्रेंड ऐसी हो। अब मानो ऊपर वाले उस पर मेहरबान हो गया हो, क्योंकि अगले ही पल भगवान उसकी विश सुन लेता है। जब वो अपने गिवन डेस्टिनेशन पे पहुंचा होता है, वो देखता है कि जिस लड़की से उसे मिलना होता है उसकी वो डेट एग्जैक्ट सेम वही लड़की होती है। माहौल सेट है, मन चाहिए अप्सरा जैसी लड़की सामने है, और क्या चाहिए। शॉन उस लड़की के सामने वाली सीट पे बैठ जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। शॉन उसको ही देखे जा रहा होता है। अचानक वो उससे कहता है, यू आर सो प्रिटी। उसकी डेट सरप्राइज्ड होती है। वो कहती है, तुम हमेशा से इतने ऑनेस्ट हो या फिर आज कुछ खास है। शॉन और उसकी डेट की अच्छी बन रही होती है। शॉन को मन ही मन लग रहा होता है ये लड़की तो सेट है भाई। लेकिन ना भाई, दुनिया बहुत जालिम है। सब इतना स्मूथली नहीं चलता। उसे सैम का कॉल आ जाता है और सैम उसे घर की पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है। शॉन को जब पता चलता है कि उसके घर में अनवांटेड गेस्ट ने कब्जा कर लिया है, वो झल्ला जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एमी भी उसके घर आई है, तभी उसे लगता है मुझे जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उसे अपनी डेट अधूरी छोड़ के घर निकलना पड़ता है। वो उस लड़की को कहता है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, अगर किस्मत अच्छी रही तो हम दोबारा मिलेंगे। घर पहुंचते ही उसका स्वागत होता है इन 4 दोस्तों से, जो एक साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम लिए शॉन के ऊपर कूद पड़ते हैं। सबकी एक ही ख्वाहिश होती है कि वो उन्हें यहाँ रहने दे। सिंडी तो इतनी डेस्परेट होती है, जब उसे अपनी मॉम का कॉल आता है तो वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाती और फ़ोन को तोड़ के चकनाचूर कर देती है। उसे किसी भी हालत में वापस उस कैद में नहीं जाना होता है। उसका ये रूप देख के सभी डर जाते हैं। अब सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि थक हार के शॉन को उनमें से 2 दोस्त यानी सिंडी और रॉन को अपने घर में रखने के लिए हाँ बोलनी ही पड़ती है। रही बात एमी की, तो उसे मौका ही नहीं मिलता अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने का। असल में शॉन को लगता है कि एमी बस स्टे ओवर के लिए आई है। ही वॉज लाइक, 2 जानवर काफ़ी हैं इस घर को चिड़ियाघर बनाने के लिए, इसलिए बेटर हुआ कि तुम अपने घर लौट जाओ। जब सब कुछ सल्टाने के बाद शॉन फाइनली अपने रूम में अकेला होता है, तब वो अपनी ब्लाइंड डेट वाली लड़की को टेक्स्ट करता है। वहाँ से जो रिप्लाई आता है उसको सुनने के बाद शॉन पूरा कंफ्यूज हो जाता है। रिप्लाई में उस लड़की ने कहा होता है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है ना, एक तो तुम डेट पे आए नहीं, ऊपर से बकवास किए जा रहे हो। लॉल, यानी कि जिस लड़की को शॉन अपनी डेट समझ रहा होता है वो तो कोई और ही होती है। खैर, अगली सुबह एमी अपना बैग लेके वापस अपने पुराने घर की तरफ जा रही होती है। तब उसका एनकाउंटर उस लड़की से होता है जो कि अपेरेंटली शॉन की ब्लाइंड डेट थी। लेट्स कॉल हर सिया, एंड हियर कम्स अनदर सरप्राइज। सिया ही उसके एक्स घर की न्यू ओनर होती है। वो वैसे जिस प्रकार सिया एमी से बात करती है, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि वो दिल से अच्छी लड़की नहीं है। असल में वो एमी की सिचुएशन का मजाक उड़ाती है और उसको कहती है, जितना जल्दी हो सके अपना सामान ले जाओ, नहीं तो मैं बाहर फेंक दूंगी। वहीं शॉन जल्दी हार मानने वालों में से नहीं होता। उसे पिछली डेट से इतना तो पता चल गया होता है कि सिया को फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, और दूसरी बात वो भी सेम कैंपस में पढ़ती है क्योंकि उसने कैंपस जैकेट पहन रखा होता है। उसके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इवेंचुअली ही फाइंड्स हर इन द आर्ट क्लब अराउंड कैंपस। वो उससे जाके मिलता है और पूछता है, तुमने कल बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी डेट वाली लड़की नहीं हो। सिया वॉज लाइक, मैंने कभी हाँ भी नहीं बोला। वेल, सिया उसकी कॉलेज सीनियर होती है जो कि कुछ साल यूएस में भी रहकर आई होती है। शी वॉज काइंड ऑफ शो ऑफ टाइप गर्ल। एनीवे, एमी को लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। कोइंसिडेंटली उसे वहाँ सैम भी मिल जाता है। सैम उसके लिए थोड़ा वरीड होता है क्योंकि उसे सच्चाई पता होती है। तो शिफ्ट एंड होने के बाद सैम लाइब्रेरी बंद करके जाने ही वाला होता है कि उसे कुछ गड़बड़ लगती है। चेक करने पे पता चलता है कि एमी वहीं सोने का प्लान कर रही थी। सैम उसे कहता है कि जाके शॉन से एक बार बात करे और वहीं रहे, और ऐसे इधर उधर सोना सेफ नहीं है। बट एज एक्सपेक्टेड वो मना कर देती है। सो इंस्टेड सैम उसे अपने डैड की शॉप पे एक रात बिताने को दे देता है। बट तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आता है, वही कॉल जिसका इंतजार वो बेसब्री से कर रही थी।
लेकिन उसे कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। उसकी मॉम इतनी सेल्फिश होती है कि पूछो मत। वो एमी से कॉल पे कहती है, बेटी अब तो तुम हो गई हो 22 साल की, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, मुझे मेरी लाइफ जीने दो। एमी वॉज डिप्रेस्ड। वो ब्रिज के साइड सेड वॉक कर रही होती है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही होती है। उसे वहाँ सुसाइड हेल्पलाइन मिलती है जहाँ वो कॉल करके अपना दुखड़ा सुनाने लगती है एंड एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट पुलिस की वैन वहाँ प्रकट हो जाती है। मीनवाइल शॉन एमी के पुराने घर विजिट करता है जहाँ वो लेडी उसे सारी खोज खबर दे देती है। शॉन वॉज कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। उसे इस बात का दुख हो रहा होता है कि एमी पिछली रात उसे हेल्प मांगने आई थी लेकिन वो समझ ही नहीं पाया। जब बहुत देर बाद भी एमी नहीं लौटती तो सैम को चिंता हो जाती है। वो पुलिस स्टेशन कॉल लगा देता है और वहाँ से उसे एमी के बारे में पता लगता है। वहीं पुलिस स्टेशन से शॉन को भी कॉल आता है क्योंकि एमी ने उसे अपना गार्डियन बनाया होता है। शॉन तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। दिस इज वेयर सैम नोटिस कि दोनों कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं। घर जाते वक्त शॉन कुड नॉट टेक इट एनीमोर और वो बीच पार्क में स्कूटर रोक देता है। वो उससे पूछता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी और सुसाइड वाली बात सच है क्या। उसके सवालों को सुन के एमी रो पड़ती है। वो कहती है, तुम्हारे घर ऑलरेडी 2 लोग थे और इसी वजह से मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। शॉन उसको रोता हुआ देख ठंडा हो जाता है और फिर वो माफ़ी मांगता है। असल में शॉन खुद से डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि इतने क्लोज होने के बाद भी वो उसकी प्रॉब्लम्स को जान नहीं पाया। फिर क्या, शॉन उसे घर ले जाता है अपने और इस प्रकार चिड़ियाघर में एक और जानवर की एंट्री हो जाती है। अगले दिन रॉन और सिंडी दोनों प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उनका सवाल होता है, जब हमने रहने नहीं दिया जा रहा है तो एमी को क्यों। इस पर एमी अपनी प्रॉब्लम्स एक एक करके उनको बताना शुरू करती है। एमी की पहाड़ जैसी प्रॉब्लम सुन के दोनों डर जाते हैं। दे वर लाइक, बस करो यार, नहीं तो हम रो पड़ेंगे। वही शॉन को विश्वास नहीं हो रहा था अब ये तीनों यहीं रहने वाले हैं। तभी डोरबेल बजती है और डोर पे होता है सैम, जो कि एमी का बैग वापस देने आया होता है। दिस इज़ द मोमेंट। वो कहते हैं ना, जब इंसान को पहली बार प्यार का एहसास होता है, सो दिस इज़ दैट मोमेंट जब कहानी में इन दोनों के बीच में भी रोमांटिक इंटरेस्ट जगने लगता है। हर हार्ट स्किप्स अ बीट व्हेन ही कम्स अ लिटिल टू क्लोज। कॉलेज में भी दोनों साथ बैठ के लंच करते हैं। वेल, बात तो कुछ आगे बढ़ती नज़र आ रही होती है। वहीं शॉन सिया को पटाने के फेर में होता है, इसलिए वो उसके आर्ट क्लब का मेंबर बनना चाहता है। लेकिन सिया उसे कहती है, तुम्हारी बस की बात नहीं है इस क्लब का मेंबर बनने के लिए, तुम्हें पैशन होना चाहिए, तुम्हें ड्रीम होना चाहिए। शॉन वाज लाइक, देखो मेरे पास कोई ड्रीम वगैरह नहीं है लेकिन मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं। उसके बाद वो मुस्कराते हुए उसकी तरफ डेजर्ट्स का एक पैकेज बढ़ाता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग डेजर्ट्स होते हैं। फिर क्या होना था, बंदी खुश और शॉन भी खुश। नेक्स्ट सीन में जब शॉन घर पहुंचता है तो वो देखता है कि रॉन उसके वेट्स यूज़ कर रहा है। रॉन उसे कहता है, भाई मैंने अपनी सारी ऑडिशन एप्लीकेशन पे तेरा नंबर भर रखा है, तो अगर कोई कॉल या मैसेज आए तो मुझे ज़रूर बता देना। शॉन वाज लाइक, सालो मेरे घर का खा रहे हो, मेरा सामान यूज़ कर रहे हो और अब मैं तुम्हारी कॉल्स में भी मैं ही हैंडल करूँ। मतलब कुछ भी कहो यार, शॉन दिल का बहुत अच्छा बंदा होता है, तभी तो 3 निठल्ले दोस्तों को झेल रहा होता है। दूसरी तरफ अब सिंडी और एमी रूममेट्स बन गए होते हैं और सिंडी के खराटे उसके नाक में दम कर रहे होते हैं, इसीलिए वो बाहर सोने का इंतज़ाम कर लेती हैं और शॉन भी उसके साथ टाइम पास करने बाहर ही जा जाता है। दोनों पियर के मज़े लेते हुए बातचीत कर रहे होते हैं। शॉन उसके सामने अपनी ब्लाइंड डेट का गुणगान कर रहा होता है। उसकी बातों से लग रहा होता है कि वो पूरी तरह से इश्क में डूब चुका होता है। वहीं एमी उसकी रिसेंटली मेड क्रश को साइको बुलाती है क्योंकि मज़े में उसने किसी की डेट ख़राब कर दी। इस बात पर दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। कॉलेज में टीचर एक ग्रुप प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करता है एंड जस्ट लक बाय चांस एमी जिस ग्रुप का पार्ट होती है उसमें सिया भी होती है और सिया एक बार फिर से उसके साथ रूडली बिहेव करती है। एमी ये नहीं जानती थी कि सिया ही शॉन की लव इंटरेस्ट है। कुछ देर बाद एक कार में लड़का उसे पिकअप करने आता है और वो ग्रुप को डिच करके चल बनती है। पता नहीं उसके कितने बॉयफ्रेंड्स हैं। आई थॉट उसे जनरली शॉन में इंटरेस्ट है, लेकिन यार ये बंदी तो चालबाज निकली। इसके बाद एमी लाइब्रेरी जाती है बुक्स अरेंज करने या फिर कहे तो सैम की तलाश करने, क्योंकि बुक अरेंजमेंट में कम उसका ध्यान सैम को ढूंढने में ज़्यादा होता है। सैम उसे देख लेता है और चूंकि वो भी इसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगता है, इसलिए कुछ अलग ही शिद्दत में वो उसकी हेल्प भी करता है। अगले सीन में रात को शॉन घर लौटता है और देखते हैं कि टेरेस पे स्पीकर पे एमी गाने बजा रही होती है। वो ऊपर चेक करने जाता है, तभी एमी को उसके एक दोस्त का कॉल आ जाता है। वो स्पीकर पे ही अपने दोस्त से बात करने लगती है। एक्चुअली उसके दोस्त उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही होती है।
लेकिन एमी अपने दोस्त को साफ साफ मना कर देती है। वो उससे कहती है यार मुझे ऑलरेडी एक लड़का पसंद आ रहा है जो कि उसकी हमेशा हेल्प करता है। और ये सारी बातें पीछे से शॉन सुन लेता है और उसे लगता है कि एमी उसी की बात कर रही है। सो गाइज हियर एंड्स अ सेकंड पार्ट।